अब हम यहाँ पे जो है वो प्रोपोर्शन के ऊपर आ जाते हैं। मैंने प्रोपोर्शन की जो है वो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है। व्हेन टू रेशोज आर इक्वल टू ईच अदर इज नोन एज प्रोपोर्शन। जब हमारे पास दो रेशोज जो है वो इक्वल होते हैं तो हम वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। मजीद मैंने लिखा है वी एक्सप्रेस इट बाय राइटिंग ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी। अब यहाँ पे लिखने का अंदाज कुछ इस तरह होता है, प्रोपोर्शन की सिंबल हमारी ये वाली होती है, ठीक है। दो कॉलम्स जब आप एक साथ लगा दोगे तो वो हमारी प्रोपोर्शन की सिंबल होगी। या आप जो है वो इस सिंबल की बजाय जो है वो इक्वलिटी का साइन भी दे सकते हो, बात एक ही है। तो आप इसको पढ़ते कैसे हो, ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी, या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि ये हमारा एक प्रोपोर्शन। मजीद मैंने लिखा है इन द प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी। अब लेट सपोज ये हमारे पास कोई भी एक प्रोपोर्शन है, इसके अंदर हमारे पास ये जो ए बी सी डी हैं ये हमारे जो है वो प्रोपोर्शन के टर्म्स हैं। यहाँ पे हम ए को जो है वो फर्स्ट टर्म बोलेंगे, बी को हम सेकंड टर्म बोलेंगे, सी को हम थर्ड टर्म बोलेंगे और डी को हम फोर्थ टर्म ऑफ प्रोपोर्शन बोलेंगे। मजीद मैंने लिखा है इन द प्रोपोर्शन फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। अब हमारे पास जो है वो जो प्रोपोर्शन होता है उसके अंदर ये जो पहला टर्म और चौथा टर्म है इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है। वाइल द सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर मीन्स। अब इस प्रोपोर्शन के अंदर ये जो दूसरा और तीसरा टर्म है जिसको आप यहाँ पे बी और सी भी बोल सकते हो, ये हमारे पास क्या होते हैं, मीन्स होते हैं। तो आप जो है वो कोई भी प्रोपोर्शन लेट सपोज ये वाला लिख रहे हो जिसमें मैंने लिखा है ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, तो ये जो हमारे पास ऐसा समझे आउटर वाले टर्म्स होंगे, ये जो हमारे पास पहला और चौथा टर्म होगा इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम्स बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म्स बोलेंगे। और ये जो हमारे पास इनर वाले जो है वो टर्म्स हैं, मतलब कि सेकंड और थर्ड वाला टर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, मीन्स बोलेंगे। यहीं पे हमारे पास एक जो है वो रूल भी आता है, एक लॉ भी आता है कि भाई जो एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट होती है वो बराबर होती है मीन्स की प्रोडक्ट के। लेट सपोज हमारे पास ये वाला एक प्रोपोर्शन है ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सट्रीम टर्म्स की प्रोडक्ट होगी और जो मीन टर्म्स की प्रोडक्ट होगी वो हमेशा एक दूसरे के क्या होगी, बराबर होगी। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो ये आप इसको जो है वो अगर नंबर्स के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो बेसिकली ये शो करेगा कि ये हमारी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है जो कि बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। अच्छा जी, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन 3:2 प्रोपोर्शन 6:x। अब हमारे पास एक प्रोपोर्शन है कुछ इस तरह जिसमें हमें इस अननोन की जो है वो वैल्यू निकालनी है। अब हम यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं कि हमें पता है कि भाई कोई भी प्रोपोर्शन हो उसके अंदर जो मीन्स के टर्म्स की प्रोडक्ट है वो बराबर होती है एक्सट्रीम के टर्म्स की प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे मैंने वही काम किया है। ये हमारे पास एक्सट्रीम्स हैं 3 और x, और ये हमारे पास मीन्स हैं 2 और 6। तो यहाँ पे अगर आप जो है वो एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगी, 3x, वही मैंने यहाँ पे रख दिया, ये बराबर होती है मीन्स की प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे मीन्स की प्रोडक्ट क्या होगी, 2 × 6 मतलब कि 12। 3 की यहाँ पे जो है वो आप टेबल लगाओगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो इस तरह जो है वो ये कभी कभी लॉ जो है वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये था कुछ जी इंट्रोडक्शन टू प्रोपोर्शन। अब हम यहाँ पे जो है वो मज़ीद कुछ टेक्निकलिटीज़ देखते हैं कि जो प्रोपोर्शन के अंदर पूछी जाती हैं। प्रोपोर्शन के टाइप्स भी हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, कुछ जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ भी हैं उसको भी डिस्कस करके जो है वो हम इसको वाइंड अप कर ही लेते हैं। अब हम यहाँ पे जो है वो कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस करते हैं जो कि कभी कभी जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 7, 10 एंड 21। कि भाई आपको 3 टर्म्स दे देंगे और बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ, इसका मतलब है फोर्थ टर्म बताओ। तो भाई जिस सीक्वेंस में आपको टर्म्स गिवन है उसी सीक्वेंस के हिसाब से आप यहाँ पे प्रोपोर्शन बनाओ। तो कैसे बनेगा, 7:10 प्रोपोर्शन 21:x, क्योंकि हमें ये फोर्थ बेसिकली टर्म फाइंड करना है जिसको आप फोर्थ प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो। तो मैंने इसकी जगह भी अननोन रख दिया, x रख दिया। अब ये बेसिकली x की वैल्यू निकलेगी कैसे, भाई हमें पता है जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होती है वो बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। तो वही वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाओ तो ये हो जाएगा 7x = 10 × 21। 7x = 10 को 21 से करोगे 210। यहाँ पे जो है वो x की वैल्यू क्या आएगी, 210/7। तो ये बेसिकली 30 टाइम्स टेबल लग रही है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो हमारे पास 30, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ये 30 को रख के भी देखोगे तो आप देखना ये चारों टर्म्स जो है वो प्रोपोर्शन में होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है वो बराबर आएगी एक्सट्रीम्स के। अगर आपके पास कोई भी 4 टर्म्स जो है वो प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब है वो लाजमी इस रूल को फॉलो करेंगे कि जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगी वो हमेशा बराबर होगी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के।
अगर आपके पास कोई 4 टर्म्स ऐसे हैं जो कि इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे, इस फार्मूले के ऊपर पूरा नहीं उतर रहे, तो इसका मतलब है वो 4 टर्म्स प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, अब कभी कभी जो है वो ऐसा भी पूछा जाता है, फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 6। आपको जो है वो 2 टर्म्स दे देंगे और बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ। तो देखो प्रोपोर्शन बनाने के लिए हमारे पास मिनिमम 3 टर्म्स का होना लाजमी है। तो जैसे यहाँ पे इसने 2 दे दिए हैं, अब ये थर्ड पूछ रहा है, तो इसकी सीक्वेंस यहाँ पे कैसे बनेगी प्रोपोर्शन में कि भाई 4:6 प्रोपोर्शन 6:x। तो जब भी आपको जो है वो 2 टर्म्स दे दे और थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो पूछे, तो वहाँ पे आपके पास प्रोपोर्शन कुछ इस तरह से बनेगा कि जो हमारे पास मीन के टर्म्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। तो थर्ड प्रोपोर्शनल के अंदर आपके पास मीन के टर्म्स वैसे भी सेम ही होते हैं। और आपके पास अगर कभी भी जो है वो 3 टर्म्स दिए जाएँ, जैसे लेट सपोज मैं आपको दे दूँ A, B और C, मैं आपको बोलूँ कि भाई इसको जो है ना वो आपने प्रोपोर्शन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे A:B प्रोपोर्शन B:C। क्योंकि जब भी आप जो है वो 3 टर्म्स के अंदर प्रोपोर्शन बनाते हो तो वहाँ पे आपके पास जो मीन के टर्म्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपको 2 टर्म्स दिए जाएं और बोलें थर्ड प्रोपोर्शनल, तो आप हमेशा ये सीक्वेंस रखोगे, मतलब कि जो आपका अननोन होगा, जो थर्ड वाला बेसिकली प्रोपोर्शनल आप फाइंड कर रहे हो, वो आपका यहाँ पे एंड में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगेन हमें पता है जो मीन्स की प्रोडक्ट है वो बराबर होगी एक्सट्रीम्स के, तो ये हो जाएगा 4x = 36, क्योंकि 6 × 6 36 होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो हमारा 9 है। तो बेसिकली यहाँ पे 4, 6 और तीसरा 9 था, जिन तीनों की मदद से आप यहाँ पे प्रोपोर्शन बना सकते थे, जो कि इस तरह बनता 4:6 प्रोपोर्शन 6:9। मीन वाले टर्म सेम हो जाते। अब यहाँ पे जो है वो कभी कभी इस तरह भी सवाल पूछते हैं, फाइंड दी मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 9। आपको 2 टर्म्स देंगे और बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल बताओ। तो यहाँ पे बेसिकली फिर आपने क्या करना है, मीन को जो है वो अननोन कर देना है। अब मीन में जो है वो 2 टर्म्स आती हैं, तो आप दोनों को ही अननोन कर दो। तो भाई मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपको जो है वो 2 टर्म्स दे देंगे, मतलब कि बेसिकली वो एक्सट्रीम वाले टर्म्स दे देंगे, ऐसे समझिए। तो वो आपने उन्हीं की प्लेसेस पे रखना है, जैसे कि 4 और ये जो मीन वाले हमारे पास टर्म्स होते हैं उनको अननोन कर देना है जब भी मीन प्रोपोर्शनल पूछे। कुछ इस तरह से आप सीक्वेंस रखोगे। अब यहाँ पे अगेन हमें x ही निकालनी होती है, तो हमें पता है मीन्स की प्रोडक्ट बराबर होगी एक्सट्रीम्स के, तो ये हो जाएगा x² = 36। रूट लगाओगे तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास वैल्यू जो है वो, अगर +-6 कंसीडर कर रहे हो तो आपने यहाँ पे दोनों टर्म सेम ही रखने हैं, तो 6 रख दो या -6 रख दो। लेट सपोज 6 रखते हैं, तो हो जाएगा 4:6 = 6:9। तो देखो यहाँ पे ये 4 9 36 होता है, और 6 को मल्टीप्लाई करो 6 से तो 36, तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है सही है प्रोपोर्शन। या जो वो -6 रख लो तब भी सेटिस्फाई करेगा, 4:-6 प्रोपोर्शन -6:9। तब भी देखो -6 को -6 से करोगे 36 आ जाएगा, और 4 को 9 से करोगे तभी 36। तो यहाँ पे जो है वो दोनों वैल्यूज़ ले सकते हो, फिर डिपेंड करता है आपके पास ऑप्शन में क्या है। बाकी जो है वो आप सोल्व इस तरह से करोगे जब भी मेन प्रोपोर्शनल पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 टेक्निकल क्वेश्चंस कर लिए। अब हम यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के ऊपर आ जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं ये मिटा दूँ। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की। तो भाई लेट सपोज आपके पास जो है ना वो 3 टर्म्स हैं, मिनिमम आपके पास 3 टर्म्स होने चाहिए प्रोपोर्शन बनाने के लिए। लेट सपोज वो 3 टर्म्स में A, B और C को पिक करता हूँ। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो मेरे टर्म्स हैं ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ से कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाऊँ तो उनके दरमियान जो रेशो है वो सेम आना चाहिए। लेट सपोज यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, A और B हो सकता है, या जो है वो B और C हो सकता है। ठीक है, तो इनके दरमियान जो है ना वो रेशो सेम होगा, A:B बराबर होना चाहिए B:C के। और प्रोपोर्शन के फॉर्म में भी आप ऐसे ही लिखो, या ऐसे बोल सकते हो A/B जो है वो बराबर आना चाहिए B/C। तो अगर कोई भी टर्म्स हमारे पास जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आप कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाओ, उनमें से आपके पास जो रेशो है वो सेम आना चाहिए। लेट सपोज हम यहाँ पे नंबर्स में जो है वो एग्जांपल लेते हैं कि भाई लेट सपोज मेरे पास ये वाले जो है वो टर्म्स हैं, और मुझे कहा गया है कि भाई ये जो है ना वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो इसका मतलब है यहाँ से मैं कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाऊंगा
रेशो मेरे पास हमेशा सेम आएगा। लेट सपोज मैं 3 और 6 को उठाता हूँ तो 3/6 हो जाएगा रेशो बेसिकली, जो कि बराबर आ रहा है 1/2 के। सही है। तो इसी तरह अगर मैं कोई और जो है वो यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाऊँ, लेट सपोज 6 और 12 को उठाता हूँ तो इनका रेशो भी यही आना चाहिए। तो क्या आएगा 6/12, इसका मतलब है यहाँ पे भी देखो 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास टर्म्स जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं। ठीक है, इनको अगर प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि भाई 3:6 प्रोपोर्शन 6:12। वही वाला कॉन्सेप्ट कि भाई पहले रेशो का कॉन्सिक्वेंट यहाँ पे अगले रेशो के एंटीसीडेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को चेक करने का तरीका ये है कि आप कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाओ, उनके दरमियान रेशो जो है वो सेम आना चाहिए। कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे 4 टर्म्स के अंदर भी एग्जाम्पल दे ही देता हूँ कि मेरे पास 4 टर्म्स हैं ABCOD और मैं बोल रहा हूँ कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो इसका मतलब है यहाँ से मैं कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाऊंगा उनका रेशो सेम आएगा। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन से बन सकते हैं, A और B या B और C या C और D, इन सब का रेशो सेम आना चाहिए कि भाई A/B बराबर है B/C के और B/C जो है वो C/D के बराबर है। इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू C/D। ये बेसिकली प्रोपोर्शन ही है ना, इक्वल। तो ये है जी आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है कि भाई चेक करो 2, 4, 8 और 16 जो है वो ये हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, आप कोई भी यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव जो है वो टर्म्स उठाओ और देखो भाई क्या इनका रेशो सेम आ रहा है। लेट सपोज हम 2 और 4 को उठाते हैं तो क्या हमारे पास रेशो बनेगा 2/4, या लेट सपोज हम जो है वो 4 और 8 को उठाते हैं तो क्या रेशो बनेगा 4/8, या फिर हम इन दोनों को उठाते हैं तो इसका क्या रेशो बनेगा 8/16। तो क्या भाई इन सब का रेशो सेम आ रहा है, अगर आप देखो सेम आ रहा है। 2 2 2 4 2 4, यहाँ पे 4 8 2 2 2 4 8 8 2 8 16। तो देखो सबका 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये चारों टर्म्स जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। और इसको अगर आप प्रोपोर्शन की लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे भाई, लिख सकते हो 2:4 इज इक्वल टू 4:8 इज इक्वल टू 8:16। अब यहाँ पे देखो पहले रेशो का कॉन्सिक्वेंट अगले के एंटीसीडेंट के बराबर है, फिर इसका कॉन्सिक्वेंट अगले के एंटीसीडेंट के बराबर है। तो ये वाली बेसिकली आपके पास हिंट होती है ना कि ये कंटिन्यूड है। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है m 2 10 एंड n आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन फाइंड m एंड n। आपको 4 टर्म्स गिवन है m 2 10 और n, और आपको यहाँ पे जो है वो हिंट क्या दी गई है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है और हमें बताओ कि m और n क्या होंगे। भाई देखो बड़ा आसान सा यहाँ पे कर लेते हैं कि लेट सपोज हमें पता है कि भाई m 2 10 और n जो है वो हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाऊं उनका रेशो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए ना। तो ये बेसिकली हम लिख सकते हैं कि भाई m/2 बराबर आना चाहिए 2/10 के और ये बराबर आना चाहिए 10/n के। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप जो है वो कोई भी इक्वेशन उठाओ और जो है वो m और n अपने हिसाब से निकाल सकते हो। लेट सपोज हम जो है वो ये वाला उठाते हैं तो क्या होगा 2/10 इज इक्वल टू 10/n। तो 10 को 10 से करोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 2n। तो n की वैल्यू क्या आ गई 50। भाई n हमने निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए m। तो भाई आप ये वाले 2 जो है वो उठा लो तो क्या होगा m/2 इज इक्वल टू 2/10। तो ये हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 10m इज इक्वल टू 4। m की वैल्यू क्या होगी 4/10, टेबल लगाओ तो 2/5। तो m हमारे पास 2/5 आया है और n हमारे पास 50 आया है। तो इस तरह आपको जो है वो कभी कभी क्वेश्चंस दे देते हैं। अब आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम जो है वो टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन करते हैं। अब हम यहाँ पे जो है वो प्रोपोर्शन के दोनों टाइप्स को कवर कर लेते हैं। एक है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा है हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन। ये भी उसी तरह से काम करेंगे जैसे हमने जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन को देखा था। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तो इसमें क्या होगा, आपके पास जो है वो क्वांटिटीज़ होंगी, 2 हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। नॉर्मली जो है वो 2 के अंदर ही पूछा जाता है तकरीबन। तो भाई 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान अगर जो है वो सेम इफेक्ट ही पैदा हो रहा है
कि लेट सपोज अगर एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है, अगर एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को आप क्या बोलोगे कि भाई ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लेकिन अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ कुछ इस तरह से जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं कि भाई जो एक के ऊपर असर पड़ रहा है उसका उल्टा दूसरी क्वांटिटी के ऊपर असर पड़ रहा है, तो फिर आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि भाई ये दोनों जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं। तो जब आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ोगे तो आप जब उसको जो है वो ट्रांसलेट करोगे माइंड में, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये इधर जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या फिर जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो डायरेक्ट के लिए क्या होगा, दोनों क्वांटिटीज़ या जितनी भी क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपस में इस तरीके से रिलेशनशिप में होंगी कि भाई उन सब के ऊपर एक ही असर पड़ रहा है। और अगर इन्वर्स की बात होगी तो वहाँ पे क्वांटिटीज़ इस तरह से रिलेट कर रही होंगी कि भाई वहाँ पे जो एक दूसरे के ऊपर असर पड़ रहा है वो अपोजिट पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा है अ मैन ट्रेवल्स 200 किलोमीटर इन 5 आवर्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 600 किलोमीटर। भाई कोई भी एक बंदा है जो कि जो है वो 200 किलोमीटर 5 घंटे के अंदर जो है वो ट्रेवल कर रहा है, तो हमें बताना है कि भाई उसको कितना टाइम लगेगा अगर जो है वो डिस्टेंस हमारे पास 600 किलोमीटर हो। अब इसमें बहुत सारे टीचर्स जो है वो एरो वाला मेथड करवा रहे होते हैं, आप इसको डायरेक्ट वेरिएशन की मदद से भी कर सकते थे। लेट्स सपोज हम पहले जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन की मदद से करते हैं, जो हम ये रिलेशनशिप बनाते हैं। अब देखो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखो उसको जो है वो 200 किलोमीटर के लिए 5 घंटे लगे हैं, तो यहाँ पे अब डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है टाइम भी ज़्यादा ही लगेगा। तो ये दोनों जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रही हैं। तो यहाँ पे जो है वो रिलेशन कैसे बनता है, लेट सपोज हम यहाँ पे वेरिएबल्स को पहले कंसीडर कर लेते हैं कि भाई डिस्टेंस को हम डी का नाम देते हैं और टाइम को हम यहाँ पे जो है वो टी का नाम दे देते हैं। सही है, तो हम यहाँ पे टी से ही बना देते हैं ताकि जो है वो जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो उसी साइड रहे कि भाई टी जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ। तो इसका मतलब है टी इज इक्वल टू के डी, मतलब कि कोई भी आप कांस्टेंट लगा दो। अब यहाँ पे आपको पता है टाइम हमारे पास जब 5 घंटे है तो डिस्टेंस कितना है 200, तो कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा जी 5/200, इसका मतलब है 1/40। सही है, अब हमारे पास कांस्टेंट आ गया, डिस्टेंस हमारे पास 600 गिवन है, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा। तो भाई अब हमें देखना है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 600 किलोमीटर है तो टाइम कितना लगेगा, तो वही मैंने यहाँ पे इसके अंदर पुट किया। तो टाइम क्या आएगा, टाइम आ जाएगा 0 इसके साथ कैंसिल, 4 1 दा 4 और यहाँ पे 15 4 दा 60। तो इसका मतलब है टाइम हमें कितना लगेगा 15 घंटे। सही है, तो ये मैंने कैसे किया, डायरेक्ट वेरिएशन की मदद से मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप बनाया दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान और मैंने अपना रिक्वायर्ड नोन जो है वो फाइंड कर लिया। अब जो टीचर्स हैं वो एरो वाला मेथड जो करवा रहे होते हैं वो भी मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। चलो यहाँ पे कर देता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट साथ में ले लेना। अब देखो अगेन यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे आप फिर ये कुछ इस तरह से बनाते हो। ये आपको जो है ना वो यूनिटरी मेथड टाइप लगेगा कि भाई यहाँ पे डिस्टेंस रखो, यहाँ पे टाइम रखो। ठीक है, डिस्टेंस जब हमारे पास 200 किलोमीटर है तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम 5 घंटे लग रहा है। सही है, अब ये पूछ रहा है कि भाई अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 600 किलोमीटर है तो बताओ टाइम कितना लगेगा, मतलब कि टाइम यहाँ पे अननोन है। अब यहाँ पे जो है वो आप एरोस कुछ इस तरह से बनाओगे कि भाई अगर क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं तो आप एक एरो बना दो उस तरह से, अगर डिक्रीज़ हो रही हैं तो आप एक एरो बना दो उस तरह से, और फिर एरोस के डायरेक्शन के हिसाब से आप यहाँ पे इन क्वांटिटीज़ को फ्रैक्शंस में रखोगे। दोनों फ्रैक्शन आपके पास आ जाएंगे, देन आप उसको इक्वलिटी में रखोगे, आपके पास अननोन आ जाएगा, जैसे आप यूनिटरी मेथड में करते हो। अब देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है क्योंकि पहले 200 था अब 600 हो गया, तो अब बढ़ने के लिए लेट सपोज मैं एरो इस तरह से बना रहा हूँ कि जहाँ भी एरो होगा इसका मतलब है वो वाली डायरेक्शन में ये इंक्रीज़ कर रही है क्वांटिटी। तो आप इस तरह ऊपर भी बना सकते हो जैसे आपको दिल करे, लेकिन मैं इस तरह बनाता हूँ कि भाई अगर ये इस तरह से एरो जा रहा है तो इसका मतलब है क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। अब जाहिर सी बात है टाइम भी इंक्रीज़ होगा, क्यों? क्योंकि ये जो है वो दोनों डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, तो इंक्रीज़ के लिए भी अगेन मैंने यहाँ पे ऐसे एरो बना दी। अब जिस डायरेक्शन में आपका एरो गया है इसी डायरेक्शन में आपके पास यहाँ पे ये फ्रैक्शंस बनेंगे। तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगा, ये बनेगा 200/600। ठीक है, ये क्या बनेगा, इसी तरह से ही फ्रैक्शन बनेगा, इसका मतलब है 5/x। दोनों को इक्वालिटी में रखो। तो देखो ये 0 आपस में कैंसिल, 2 1 दा 2 3 2 दा 6, इसका मतलब है 1/3 इज इक्वल टू 5/x। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू देखो अगेन 15 आ गई।
तो एरो वाला मेथड कुछ इस तरह से होता है। अगर लेट सपोज ये जो है वो मान लेते हैं कि डिक्रीज कर रही थी, तो मैं जो है वो एरो ऐसे बना देता, तो फिर आप फ्रैक्शन भी ये कैसे रखते, 1/5, क्योंकि एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं उसी डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे फ्रैक्शन लूँ। सही। तो ये तो अभी हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, तो ऐसे हमने किया। अब यहाँ पे जो है वो हम इनवर्स प्रोपोर्शन का करते हैं, जिसका मैंने एग्जांपल लिख भी दिया है, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अच्छा, इसको सॉल्व करने का ना एक और मेथड भी है। वो मेथड कुछ इस तरह से है कि भाई अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो आपके पास शुरू में जो डिस्टेंस है वो 200 है, जिसपे हमें 5 घंटे लग रहे हैं। फिर हमसे बोल रहा है कि भाई अगर हमारे पास डिस्टेंस 600 है तो टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पे आप जो है ना वो एज अ कॉन्सेप्ट ले सकते हो इनिशियल और फाइनल का, कि भाई जो इनिशियल डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है, जिसपे हमें जो है वो टाइम 5 घंटे है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास फाइनल में जो डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, उस पर टाइम क्या लगेगा। तो आप जो है वो दो क्वांटिटीज हैं तो दो वेरिएबल्स असाइन कर लो, चाहे तो डी और टी कर लो टाइम और डिस्टेंस के लिए, या एक्स वाई के फॉर्म में भी कर सकते हो कि लेट सपोज एक्स जो है वो हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और वाई जो है वो हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम इनिशियल और फाइनल वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं तो इनिशियल डिस्टेंस को आप y1 का नाम दे दो और फाइनल डिस्टेंस को आप y2 का नाम दे दो। इनिशियल टाइम को आप x1 का नाम दे दो और फाइनल टाइम को आप x2 का नाम दे दो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इनिशियल टाइम कितना है, वो है हमारे पास 5 घंटे, और हमारे पास इनिशियल डिस्टेंस कितना है, वो है 200। सही है। हमारे पास फाइनल टाइम नहीं गिवन जो कि अननोन है, तो हमें ये बेसिकली फाइंड करना है, और यहाँ पे हमारे पास फाइनल डिस्टेंस गिवन है जो कि है 600 किलोमीटर। तो अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हो तो फिर आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर ये वाला जो है वो फिक्स रहेगा कि भाई x1 रेशो y1 प्रोपोर्शन x2 रेशो y2। मतलब कि आप इनिशियल इंफॉर्मेशन का प्रोपोर्शन ले लो फाइनल के साथ, डायरेक्ट के अंदर आपके पास अगेन अननोन आ जाएगा। जैसे अब हमारे पास x1 बेसिकली इनिशियल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो 5 घंटे है, रेशो y1 हमारा इनिशियल डिस्टेंस है तो वो कितना होगा 200। प्रोपोर्शन की जगह आप इक्वल भी लगा सकते हो। x2 जो कि फाइनल टाइम है, अब हमें ये फाइंड करना है तो आप इसको x2 का नाम ही दे दो, और यहाँ पे हमारे पास फाइनल डिस्टेंस है जो कि है 600। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं 5/200 इज इक्वल टू x2/600। तो यहाँ पे देखो दोनों जीरोज आपस में कैंसिल। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2x2 इज इक्वल टू 30 आ रहा है। टेबल लगाओ तो देखो भाई x2 की वैल्यू 15 आ रही है अगेन। तो ये जो हमारे पास फाइनल टाइम था जो कि रिक्वायर्ड था, जो कि हमें फाइंड करना था, वो क्या आया 15 आवर्स। तो हमने 3 मेथड से करके देखा, तीनों में देखो आंसर सेम आ रहा है। और भी टेक्निक्स हो सकती हैं, फिर अगर आप अपना दिमाग यूज़ करोगे तो हो सकता है हो जाए। ठीक है, अब ये हमने डायरेक्ट के ऊपर कर लिया। याद रखना अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्ट के अंदर आप प्रोपोर्शन हमेशा इस तरह बनाओगे, इनिशियल और प्रोपोर्शन लोगे फाइनल के साथ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर। तो भाई अगेन इसको इनवर्स वेरिएशन की तरह भी कर सकते हो, एरो वाला मेथड भी समझा देता हूँ, और एंड में वो जो इनिशियल फाइनल वाला भी यहाँ पे समझाया उसके लिए भी समझा देता हूँ। ठीक है, फिर आगे जो है वो आप किसी भी मेथड से करो, प्रैक्टिस कर लेना। जैसे यहाँ पे देखें एग्जांपल में है, इफ़ 2 men completed a work in 4 days then 4 men will take how many days to complete the work। अब देखो ये तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। कैसे कि भाई 2 बंदे जो है वो 4 दिन में काम जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर हमने बंदे बढ़ा दिए हैं तो अब जो है वो टाइम कम ही लगेगा, दिन कम लगेंगे। ठीक है, तो एक जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा अगर डिक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से, तो फिर ये क्या होता है, ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको इनवर्स वेरिएशन से करूं तो यहाँ पे जो है वो रिलेशन क्या बनेगा, लेट सपोज हम मान लेते हैं कि भाई एम जो है वो मेन के लिए होगा और यहाँ पे डी जो है वो डेज के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेन से, तो इस तरह से आप रिलेशन बनाते हो। इसको ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टेंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा k/m। अब k निकालने के लिए हमें डेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेन के साथ। तो ये जो शुरू में इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, ये वाली जो है वो यूज़ करके हम k निकाल सकते हैं। तो k आ जाएगा, डेज कितने हैं 4 और मेन कितने हैं 2, तो इसका मतलब है k की वैल्यू 8 आ रही। अब आपके पास k भी है, मेन भी जो है वो गिवन है जो कि 4 है, हमें बताने हैं कि कितने दिन लगेंगे। तो हमारे पास डेज आ रहे हैं जी 8/4, इसका मतलब है 2। तो भाई 2 दिन लगेंगे अगर आपके पास जो है वो 4 बंदे हों। ठीक है,
तो एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा हम एरो वाला कर लेते हैं। अगेन लेट सपोज एम जो है वो मेन के लिए होगा और डी जो है वो डेज के लिए होगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे जो है वो हम इंफॉर्मेशन डायरेक्टली पुट कर देते हैं कि भाई 2 बंदे थे तो दिन कितने लगे 4, ठीक है। अब हमें जो है वो इसने 4 बंदे दे दिए हैं, दिन पूछ रहा है, तो भाई मेन अगेन 4 हैं, दिन पूछ रहा है तो इसको लेट सपोज हम एक्स का नाम दे देते हैं, सही है। अब यहाँ पे देखें बंदे जो है वो इंक्रीज हुए हैं, तो अगेन एरो जो है वो मैं इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दिन जो है वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, जाहिर सी बात है भाई यहाँ पे जो है वो दिन हमारे डिक्रीज होंगे, क्यों, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो अब ये डिक्रीज होंगे तो इसका मतलब है मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, सही है। तो अगर ये इस तरह डाउनवर्ड आ रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई ये चीज़ इंक्रीज हुई है। अब ये अगर जो है वो ऊपर आ रहा है तो उसका मतलब है यहाँ से जो है वो शुरू होकर ऊपर चीज़ इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे कम ही कुछ वैल्यू होगी उससे, ठीक है। तो ऐसे समझे कि मैं इसको जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर दे रहा हूँ इस एरो को, इसकी मदद से कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट होगी और ये कहीं ना कहीं इस तरफ बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो जब जब ये आगे बढ़ता जाएगा तो पीछे वाले वैल्यू जैसे क्या होंगे, छोटे होंगे ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये नीचे की तरफ आया है तो इसका मतलब है ये बढ़ रहा है, और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है ये इस वे में बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब आप एरोस की मदद से यहाँ पे फ्रैक्शंस बनाओगे कैसे, अब ये इस तरह से डायरेक्शन है तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 2/4, ठीक है, इज इक्वल टू लगाओगे। अब ये इस तरह से डायरेक्शन में जो वो जा रहा है एरो, तो आप इस वे से ही जो है वो फ्रैक्शन बनाओगे, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो अब आपको x ही चाहिए, तो ये देखो 4 तो 4 के साथ ही कैंसिल हो रहा है, x की वैल्यू 2 आ गई यहीं पे। तो एरो वाला मेथड भी बहुत आसान है, अगर आप जो है वो प्रैक्टिस कर लो 10 से 20 क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है वो वाला मेथड भी करते हैं, प्रोपोर्शन वाला, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई ले लिया, तो अब हम यहाँ पे कर ही लेते हैं। अच्छा, एरोस जिस तरह से मैं बना रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप भी वैसे ही बनाओ, आप अपने हिसाब से जो है वो इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एरो के बजाय कुछ और निशान बना दो, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें ये इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, तो यहाँ पे भी आप अगेन इनिशियल फाइनल वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि भाई लेट सपोज मेन और जो है वो डेज की बात हो रही है, तो मान लेते हैं कि भाई एक्स जो है वो मेन को रिप्रेजेंट करेगा और वाई जो है वो डेज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास थोड़ा सा प्रोपोर्शन डिफरेंट वे में बनेगा अगर आप इस तरह इनिशियल और फाइनल वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हो। तो लेट सपोज x1 को हम मानेंगे इनिशियल मेन, ठीक है, तो मेन इनिशियल कितने हैं 2, और y1 को क्या बोलेंगे इनिशियल डेज जो कि हमारे पास 4 हैं। x2 हमारा क्या होगा फाइनल मेन जो कि हमें जो है वो गिवन है 4, और y2 हमारा क्या होगा फाइनल जो है वो डेज जो कि हमें फाइंड करना है, तो इसको हम अननोन लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इस तरह इनिशियल फाइनल वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपका प्रोपोर्शन इस तरह बनेगा, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 इज इक्वल टू y1 मल्टीप्लाई बाय y2। जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो आप फिर इस तरह बनाओगे, अगर तो फाइनल और इनिशियल वाला कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास इनिशियल मेन और फाइनल मेन होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई, और जो इनिशियल डेज और फाइनल डेज होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई, एंड देन इक्वलिटी में रख दो। तो इनिशियल मेन कितने हैं 2 और फाइनल मेन कितने हैं 4। इनिशियल डेज कितने हैं 4 मल्टीप्लाई बाय फाइनल डेज फाइंड करने हैं तो y2 का ही नाम दे दो, ठीक है। तो ये कितना होगा 8 इज इक्वल टू 4y2। अब ये टेबल लगाओ तो देखो y2 की वैल्यू 2 आ गई। तो इसका मतलब है हमें जो है वो फाइनल डेज कितने लगेंगे 2। किसी भी मेथड से करो, आपकी मर्जी है। अगर इस तरह कर रहे हो तो ये फिर रटना पड़ेगा कि इनवर्स में प्रोपोर्शन इस तरह बनाना है और डायरेक्ट में उस तरह से बनाना है जैसे मैंने लिखा था। डायरेक्ट में आप इस तरह बनाओगे x1 रेशो y1 इज इक्वल टू x2 रेशो y2। ये इनिशियल्स होंगे, ठीक है, और ये फाइनल, और इनको रेशो में रखना है, ठीक है। लेकिन जब आप इनवर्स के लिए बना रहे हो तो फिर आप इसी तरह रखोगे, ये जो है वो इनिशियल्स होंगे अलग अलग क्वांटिटीज़ के, और ये फाइनल्स होंगे। लेकिन फिर यहाँ पे ये रेशो नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में, और फिर इक्वलिटी। तो तीनों मेथड से ये भी करवा दिए, इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये हमारे पास इसके टाइप्स हैं। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा भी क्वांटिटीज़ आ जाए ना तो आप जो है वो जॉइंट वेरिएशन यूज़ कर सकते हो। लेट सपोज आपके पास 3 क्वांटिटीज़ आ रही हैं x, y और z, और ये तीनों जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रही हैं,
और फिर आप जो है वो एरो वाला मेथड नहीं लगाना चाह रहे या जो वो इस तरह नहीं करना चाह रहे, आप जो है वो वेरिएशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करो तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आप जॉइंट वेरिएशन यूज़ कर लेना कि भाई ये भी इसके साथ डायरेक्टली वेरी कर रही है, इसके साथ भी कर रही है, तो वो कर लेना। या लेट सपोज इस तरह आ जाए कि भाई 3 क्वांटिटीज़ हैं, एक जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रही है और एक जो है वो उनके साथ इन्वर्सली कर रही है, तो ये कौन सी वेरिएशन होगी, ये हमारे पास होगी कंपाउंड वेरिएशन। ठीक है, तो इस तरह वेरिएशंस वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो है वो 3 मजीद एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सबसे पहला यहाँ पे एग्जाम्पल कर लेते हैं, अ मैन आयरन्स 2 शर्ट्स इन 10 मिनट्स, देन हाउ मेनी शर्ट्स विल ही आयरन इन 60 मिनट्स। कि भाई कोई भी जो है वो एक बंदा है जो कि 10 मिनट के अंदर 2 शर्ट्स जो है वो प्रेस करता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि भाई 60 मिनट से अंदर जो है वो ये कितनी शर्ट्स प्रेस करेगा। जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे जो है वो 10 मिनट के अंदर 2 किए हैं और इसने टाइम जो है वो बढ़ा दिया है, 1 घंटे तक कर रहा है, तो शर्ट्स भी ज़्यादा ही प्रेस करेगा ना। ठीक है, मेरी तरह लेजी होगा तो भाई 1-2 ही ज़्यादा करेगा, लेकिन यहाँ पे देखते हैं ये कितनी जो है वो ज़्यादा करता है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा क्योंकि टाइम बढ़ रहा है तो शर्ट्स भी ज़्यादा ही वो प्रेस करेगा। तो यहाँ पे ना एरो वाला मेथड कर लेते हैं, ज़्यादातर जो है वो बच्चों का उसी में ही मसला होता है, बाकी दूसरे मेथड्स आपने बहुत दफ़ा किए भी होंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में क्या करेंगे, लेट सपोज यहाँ पे लिख देते हैं कि ये शर्ट्स हैं और ये टाइम है। ठीक है, तो जब हमारे पास 2 शर्ट्स हैं तो टाइम कितना है, टाइम 10 मिनट है। अब हमारे पास जो है वो शर्ट्स अननोन है तो आप x लगा दो, टाइम जो है वो 60 मिनट्स है। तो अब देखो शर्ट्स जो है वो बढ़ेंगी और टाइम भी जो है वो बढ़ा है, तो इस हिसाब से जो है वो फ्रैक्शन रख दो, तो 2/x इज इक्वल टू 10/60। तो ये 0 इसके साथ कैंसिल, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू 12 आ रही कि भाई वो बंदा जो है वो 12 शर्ट्स को प्रेस करेगा 60 मिनट्स के अंदर। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, अ प्रोजेक्ट कैन बी डन बाय 150 वर्कर्स इन 40 डेज बट प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रॉट 30 मोर वर्कर्स आफ्टर 16 डेज, इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड। भाई कोई भी एक जो है वो प्रोजेक्ट है जो कि 150 वर्कर्स 40 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि भाई जो प्रोजेक्ट का मैनेजर है वो 30 वर्कर्स ज़्यादा ले आया आफ्टर 16 डेज। ठीक है, मतलब कि 16 दिन का काम हो चुका था, उसके बाद वो जो है वो 30 बंदे मज़ीद ले आया। तो हमें बताना है कि अब जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिनों में फिनिश्ड होगा। ठीक है, तो भाई ये सबसे पहले तो देखना होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर आप देखो यहाँ पे जो है वो बंदे ज़्यादा हैं और टाइम भी जो है वो कम लग रहा है। ठीक है, लेकिन लेट सपोज यहाँ पे बंदे में और भी ज़्यादा कर दूँ तो टाइम मज़ीद कम लगेगा ना, कि 150 वर्कर्स 40 दिन में काम कर रहे थे, तो अगर मैं 30 बढ़ा दूंगा तो अब टाइम जो है वो मज़ीद कम लगेगा मुझे, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। तो यहाँ पे जो है वो अगेन एरो वाले मेथड से कर लेते हैं। लेट सपोज ये वर्कर्स हैं और ये जो है वो डेज हैं। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान रखना कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश, तो हमें रिमेनिंग वर्क के हिसाब से यहाँ पे प्रोपोर्शन बनाना है। तो देखो 150 वर्कर्स जो 40 दिन में काम कर सकते थे पूरा, उन्होंने 16 दिन तो काम कर ही लिया था। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर यही 150 वर्कर्स को मैं कंटिन्यू करता तो बाकी रिमेनिंग जो है वो मेरे पास कितने दिन होते काम को कंप्लीट करने के लिए। भाई टोटल 40 थे, 16 दिन जो है वो काम कर चुके हैं, तो इसका मतलब है बाकी 24 दिन थे उनके पास। तो यहाँ पे 150 वर्कर्स को ही मजीद यहाँ पे कंटिन्यू किया जाता तो 24 दिनों के अंदर ये काम कंप्लीट हो सकता था। तो भाई अगर हमारे पास 150 वर्कर्स हैं तो रिमेनिंग काम 24 दिनों में होना था, लेकिन मैनेजर ने क्या किया, 30 बंदे ज़्यादा ले आया, तो इसका मतलब है अब वर्कर्स टोटल 180 हो गए। तो अब हमें बताना है कि 180 के हिसाब से यहाँ पे कितने जो है वो दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, भाई वर्कर्स बढ़ गए हैं तो यहाँ पे दिन जो है वो कम ही लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो है वो इसी हिसाब से जो है वो आप फ्रैक्शन बनाओगे, 150 अपान में 180 इज इक्वल टू x अपान में 24। ठीक है, अगर एरो ऐसे होता तो फिर 24 अपान x। क्या करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल, टेबल लगेगी, 5 3 15, 6 3 18, मजीद लग रही है, हाँ यहाँ पे लग रही है, 6 1 6, 4 6 24। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ रही है 4 5 20। इसका मतलब है 180 बंदे अगर हमारे पास होंगे तो 20 दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आसान था, हो गया ये भी। अब मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं ये मिटा दूँ।
अब आ जाते हैं लास्ट एग्जाम्पल के ऊपर। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गेम्स अ टीम वॉन्ट टू नंबर ऑफ गेम्स लॉस इज 4:3। कोई भी एक टीम है जिसका यहाँ पे जो है वो गेम्स की विनिंग टू लॉस जो है वो हमारे पास रेशो गिवन है, वो कितना है 4:3। तो विन टू लॉस हमारे पास रेशो है 4:3। इफ़ द टीम वॉन 12 गेम्स, मतलब कि 12 गेम्स उन्होंने जीत ली हैं, तो हमें बतानी है कि टोटल गेम्स उन्होंने खेली कितनी है। अब देखें यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि कोई गेम जो है वो ड्रॉ हुआ था, कोई कैंसिल हुआ था, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो टोटल गेम्स होंगी वो किस हिसाब से होंगी कि भाई जितनी उन्होंने विन की हैं और जितनी उन्होंने लॉस की हैं दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, तो टोटल आ जाएंगी ना। या तो बंदा जो है वो जीतेगा या हारेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिंट है वो ये है कि भाई आपके पास जो है ना वो पार्ट्स गिवन है कि भाई जो भी टोटल गेम्स हैं उनमें से 4 हिस्से जो है वो विनिंग में गए हैं और 3 जो है वो लॉस केस में जो है वो गए हैं। और यहाँ पे जो है वो विनिंग गेम्स भी हमें बताएं जो कि 12 हैं। अगर हमारे पास लॉस जो है वो आ जाए ना कि कितनी उन्होंने जो है वो हारी हैं गेम्स, तो फिर आप विनिंग में जो है वो ऐड करके टोटल निकाल सकते हो। तो भाई मसला क्या है, यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज़ कर लो जो हमने फ्रैक्शंस में भी पढ़ा है कि भाई लेट सपोज यहाँ पे जो है वो मान लेते हैं कि फ्रैक्शन होगा, यहाँ पे नंबर होगा, तो विनिंग का फ्रैक्शन क्या बनेगा, विनिंग का फ्रैक्शन बनेगा 4/7। क्यों? क्योंकि देखो विनिंग के जो पार्ट्स हैं वो हमने न्यूमरेटर में रखे जो कि 4 थे, टोटल पार्ट्स क्या होंगे 4 + 3 7, ठीक है। तो विनिंग का फ्रैक्शन बन गया और विनिंग का नंबर भी है जो कि है 12 गेम्स उन्होंने जीती। और यहाँ पे अब लॉस का फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा 3/7 और इसका नंबर नहीं गिवन तो यही फाइंड करना है, तो x लगा। यूनिटरी मेथड है तो बीच में इक्वल और इनको फ्रैक्शन में रख दो। तो देखो ये इसके साथ कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा 4/3 इज इक्वल टू 12/x। हमें x ही चाहिए तो यहाँ पे जो है वो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 12 था 36 इज इक्वल टू 4x, यहाँ पे टेबल लगाओ तो 9। इसका मतलब है x की वैल्यू 9 आ रही है। तो जो उन्होंने गेम्स हारी हैं वो 9 हैं, तो टोटल कैसे निकलेगा भाई विनिंग 12 हैं और जो लूज की हैं वो हमने 9 की हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे 21 उन्होंने टोटल गेम्स असल में खेली हैं। तो अगर आप यहाँ पे वेरीफाई भी करना चाहते हो ना तो आप भले देख लेना 4/7 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेना, देखना जो है वो विनिंग गेम्स आ जाएंगी, और लॉस वाले फ्रैक्शन को 21 से मल्टीप्लाई कर लेना, देखना जो है वो जितनी गेम्स उन्होंने हारी हैं वो आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होना है। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोपोर्शन की जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी नहीं पूछी जाती, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है वो ये हमारी हेल्प करती हैं। और यहाँ पे जो है वो बहुत सारी हैं लेकिन मैंने कुछ काम की ही लिखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इन्वर्टंडो, ठीक है। तो इसके नाम बड़े अजीब हैं। अब ये रेशोज़ के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, मैंने जो वो यहाँ पे फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखा है। अगर मैंने a/b लिखा है तो समझ जाना ये a/b है, ठीक है। तो भाई इन्वर्टंडो में क्या है कि भाई अगर आपके पास दो रेशोज़ इक्वल हैं, जैसे कि a/b बराबर है c/d के, देन अगर आप इनके जो है ना वो इन्वर्स निकालोगे तो वो रेशोज़ भी आपस में बराबर होंगे कि भाई a/b का जो इन्वर्स होगा और c/d का इन्वर्स होगा वो आपस में जो है वो बराबर होंगे रेशोज़, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल चलो दे देता हूँ, यहाँ पे इतनी जगह नहीं है। लेट सपोज आपके पास है जी 2/3 जो है वो बराबर है लेट सपोज 6/9 के। ये दो रेशोज़ हैं, दोनों जो है वो प्रोपोर्शन में लाया करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे ये दोनों जो है वो इक्वल भी हैं, ठीक है। तो जब आप इनको इन्वर्स करोगे ना तो वो भी इक्वल आएंगे। लेट सपोज इसका इन्वर्स करो तो क्या होगा 3/2 और अगर इसका करो तो वो क्या आएगा 9/6। तो अगर आप इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो देखना ये दोनों जो है वो सेम आएंगे, ठीक है। तो यही वो प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं इन्वर्टंडो। दूसरी प्रॉपर्टी है अल्टरनंडो। इसमें क्या होता है कि लेट सपोज आपके पास है जी a/b इज इक्वल टू c/d, मतलब कि दो रेशोज़ जो हैं वो इक्वल हैं। देन ये चीज़ भी बराबर होगी कि आप जो है ना वो दोनों रेशोज़ के जो हमारे पास ऐसे समझे कि कॉन्सिक्वेंट्स हैं वो आप इंटरचेंज कर रहे हो, ठीक है। लेट सपोज आपके पास a/b जो है वो बराबर है c/d के, तो ये चीज़ बराबर होगी इस चीज़ के भी कि आप जो है ना ये दोनों टर्म्स, आप यहाँ पे प्रोपोर्शन में बात करो तो मीन वाले टर्म्स ही बोल सकते हो, वो इंटरचेंज करो। तो ये चीज़ किसके बराबर लिख सकते हैं a/c इज इक्वल टू b/d। तो वही मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है, इसका नाम है जी अल्टरनंडो, ठीक है। उसके बाद है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में क्या होता है, लेट सपोज आपके पास दो रेशोज़ जो हैं वो इक्वल हैं, a/b बराबर है c/d के। तो भाई ये भी चीज़ बराबर होगी कि लेट सपोज आपके पास यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर है वो आप न्यूमरेटर में ऐड करवा दो और फिर इसी तरह दूसरे वाले टर्म में भी ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो
तो यहाँ पे अगर आपके पास दो रेशोज़ है ना, लेट सपोज, चलो लिख भी देता हूँ अब इसके बारे में भी, कि 1/2 जो है वो बराबर है लेट सपोज 2/4 के। तो कंपोनेंटो क्या कहता है कि भाई आप यहाँ पे फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है ना वो आप न्यूमरेटर में ऐड करवाओ दोनों में, फिर जो है वो आपके पास जो नया रेशो आएगा वो इनके इक्वल होगा। कि भाई ये 2 इसमें ऐड करवाओगे तो कितना होगा, 1 + 2/2 इज इक्वल टू, ये भी 4 अब अपने न्यूमरेटर में करवा दो तो 2 + 4/4। तो आप देखना ये भी दोनों जो है वो बराबर आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है डिवाइडेंडो, वही वाला काम है जैसे कंपोनेंटो में था, बस यहाँ पे आपको जो है ना वो सबट्रैक्ट करवाना होता है डिनोमिनेटर। कि लेट सपोज आपके पास a/b बराबर है c/d के, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि भाई इस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में सबट्रैक्ट करवा लो, फिर डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। फिर इसमें भी वही काम करोगे, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में से सबट्रैक्ट करवा दो, और जो नया टर्म बनाओगे फिर उसमें अगेन डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। तो ओवरऑल चीज़ क्या बनेगी, a - b/b, मतलब कि यहाँ से b जो है वो आपने उठा के इसमें माइनस करवा दिया, फिर यहाँ से d उठा के इसमें d माइनस करवा दिया। तो ये चीज़ बराबर होगी a - b/b इज इक्वल टू c - d/d के, ठीक है। नंबर्स में कर लेना, बराबर आ जाएगा। उसके बाद एक कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो, मतलब कि दोनों को मिला दो। अब अगर आप चाहते हो ना कि लेट सपोज दो हमारे पास रेशोज हैं, दोनों इक्वल हैं, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो दोनों प्रोपोर्शन में, क्योंकि ये प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये चीज़ फिर इनके बराबर आएगी। अगर ये चीज़ बराबर है तो फिर ये भी बराबर होगी, क्योंकि ये इफ देन वाली जो है वो इम्प्लीकेशंस होती हैं। इस सिंबल का नाम होता है इम्प्लाइज दैट, ठीक है, तो ये भी याद कर लेना। बाकी अगर आप चाहते हो ना कि ये रिजल्ट कैसे आया, तो आप क्या करो, ये जो हमारे पास कंपोनेंटो का रिजल्ट है और ये जो हमारे पास डिवाइडेंडो का रिजल्ट है, इन दोनों को सबट्रैक्ट करवा लो, देख लेना ये आ जाएगा। फिर आप इन दोनों को मिला के बोलोगे कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है। अब हमारे पास एक और है इक्वल रेशो थ्योरम भी इसको बोलते हैं, कि भाई अगर आपके पास दो रेशोज जो है वो प्रोपोर्शन में हैं, या ऐसे बोल सकते हो दो रेशोज जो है वो इक्वल हैं, a/b और c/d, तो आप एक नया रेशो इनके इक्वलेंट बना सकते हो कुछ इस तरह कि आप क्या करो, जो दोनों रेशोज में फर्स्ट टर्म होता है उनको आपस में ऐड करके, और जो दोनों में सेकेंड टर्म होता है उनको आपस में ऐड करके एक नया रेशो बना सकते हो, ठीक है। लेट सपोज आपके पास जो है वो 1/2 बराबर होता है 2/4 के, ठीक है, ये दो रेशोज इक्वल हैं। तो आप एक नया रेशो बना सकते हो जो कि अगेन इनके इक्वल होगा कुछ इस तरह कि ये वाले दोनों आपस में ऐड करवा दो और ये वाले दोनों आपस में ऐड करवा दो, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हो न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड और डिनोमिनेटर को आपस में ऐड।